नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके कि सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित किया गया था। तो सागा 220 क्या है? तो देखिए, ये एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा 220 टेराफ्लॉप्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है 220 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड के सैद्धांतिक शिखर प्रदर्शन के साथ एक भारतीय सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है जिसे सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिक चुनौतीपूर्ण एरोस्पेस मुद्दों से निपटने के लिए नागा 220, ठीक है, टेराफ्लॉप्स के साथ एरोस्पेस के लिए जीपीयू आर्किटेक्चर 220 टेराफ्लॉप्स के साथ एरोस्पेस के लिए सुपर कंप्यूटर है। ये जीपीयू आधारित सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग करता है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने 2 मई 2011 को वीएसएससी में आधिकारिक तौर पर सुपर कंप्यूटर सागा 220 का शुभारंभ किया है। उसके बाद जान लीजिए कि सागा 220 सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा हार्डवेयर का उपयोग करके विकसित और निर्मित किया गया था, जो बाजार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और आंतरिक नवाचारों पर आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या है कि टेलीफोन वायरिंग पर हाई इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली तकनीक यहाँ पे क्या कहलाता है? तो ये एडीएसएल कहलाता है। देखिए, कंप्यूटर लाइन में एडीएसएल का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? असीमित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। यह एक तकनीक होता है जिसमें घरों और कार्यालयों में टेलीफोन लाइनों पर तेज डेटा ट्रांसमिशन होता है। एडीएसएल जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल का एक प्रकार होता है। चलिए, एडीएसएल के कुछ फायदे जान लेते हैं। यह नियमित डायल अप टेलीफोन लाइन की तुलना में तेज कनेक्शन देता है। यह लगातार उपलब्ध रहता है और हमेशा चालू रहता है। यह केबल मॉडेम की मुख्य प्रतिस्पर्धा है। उसके बाद जान लीजिए कि यह लचीलापन देता है क्योंकि यह मौजूदा धातु के केबलों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या है कि कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये कतर देश करेगा। देखिए, 2022 फीफा विश्व कप फीफा सदस्य देशों की वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाने वाला एक चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में 22वीं बार होने वाला है। कतर 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक इसकी मेजबानी करेगा। उसके बाद जान लीजिए कि 2002 में दक्षिण कोरिया और जापान में होने वाले आयोजन के बाद यह पूरी तरह से एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप और अरब दुनिया में होने वाला पहला विश्व कप होगा। चलिए, उसके बाद जान लेते हैं कि टूर्नामेंट में आखिरी बार 32 टीमें शामिल होगी। 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाली टूर्नामेंट में इसके बजाय 48 टीमें होगी। टूर्नामेंट का जो पहला मैच अल खोर के अल बेयट स्टेडियम में कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। फाइनल 18 दिसंबर 2022 के लिए निर्धारित है, जो कि कतर राष्ट्र दिवस भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या है कि संक्षेप में यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यूपीयू का तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट संस्थानों में से एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू अपने सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करता है। बर्न की संधि के प्रभाव में इसे 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन 1878 में नाम को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में संशोधित किया गया था। कांग्रेस प्रशासन परिषद, पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल और इंटरनेशनल ब्यूरो 4 निकाय है जो यूपीयू बनाते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि इसके अतिरिक्त यह टेलीमेटिक्स और ईएमएस सहकारी समितियों का प्रभारी है। यूपीयू का मुख्य कार्यालय बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में वहां पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन केरल का प्रसिद्ध उत्सव नृत्य खेल हो जाएगा? यहाँ पे तो ये हो जाएगा कौन? तो नौका दौड़ हो जाएगा। देखिए, केनो रेसिंग की इस शैली में पेडल के साथ वॉर का उपयोग किया जाता है। केरल में एक प्रसिद्ध पारंपरिक नौका दौड़ है जिसे वल्लम काली के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से ओणम फसल उत्सव के दौरान वसंत ऋतु में किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि वल्लम काली में पेडल वाली लंबी नौकाओं और सांप नौकाओं की कई किस्मों के लिए प्रतियोगिताएं होती है। नेहरू ट्रॉफी में प्रत्येक टीम की लागत लगभग 6 लाख रुपए होती है। मुख्य कार्यक्रम चंदन वल्लम या फिर सांप नौकाओं की दौड़ है जो लगभग 30-35 मीटर यानी कि 100 से 120 फीट लंबी है और इसमें 64 या फिर 128 पेडलर्स सवार हैं। उसके बाद जान लीजिए कि सांप नौका दौड़, जिसे वल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से भारतीय इस्लामी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सितार है, रबाब है, तबला है, ये वीणा नहीं हो जाएगा। देखिए वीणा में भी वीणा का वर्तनी होती है जिसमें से भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग कॉर्डोफॉर्न वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र कई रूपों में विकसित हुए जैसे कि तंबूरे, तंतुस्वरी और धनुषाकार वीणा। वीणा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो मूल रूप से भारतीय इस्लामिक नहीं है। वीणा बजाने वाले को वानिका कहा जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय वाद्य यंत्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखा है कि फद राजस्थान का एक कला रूप, चित्रकला का एक रूप है, तो ये धार्मिक रूप हो जाएगा। देखिए फद चित्रकारी राजस्थान में प्रचलित है। यह चित्रकारी का एक शैली है जिसमें पट्ट चित्रकारी और लोक चित्रकारी एक कैनवास या फिर एक लंबे पेड़ कपड़े पर की जाती है जिसे फद कहा जाता है। सामान्यतः चित्रकला की शैली में राज्य के लोक देवताओं के आख्यानों को चित्रित किया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए एक होता है प्रसिद्ध बंधुबनी चित्रकारी जो कि भारतीय राज्य बिहार से संबंधित है। उसके बाद कालीघाट चित्रकारी की उत्पत्ति कालीघाट काली मंदिर कालीघाट कोलकाता के आसपास हुई थी। उसके बाद है मधुबनी चित्रकारी की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले से हुई है। उसके बाद कलमकारी की जो उत्पत्ति वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि तिरुवन्नलूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। तो ये भित्ति चित्रकारी पाए जाते हैं। देखिए भित्ति चित्रकला का एकमात्र रूप है जो वास्तव में बदल देता है और स्थान साझा करता है जिससे वे त्रियामी बनता है। उन्हें गुफाओं और मंदिर जैसे कि बड़ी इमारतों की दीवारों पर चित्रित किया जाना चाहिए क्योंकि वे कागज पर फिट होने बहुत बड़े होते हैं। उसके जान लीजिए कि चित्रों के द्वारा दर्शाए गए 3 मुख्य धार्मिक विषय है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। वास्तुकला और व्यापक सार्वजनिक महत्व के साथ उनका प्राकृतिक संबंध 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जो उन्हें अलग करता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों में उपयोग किए जाने वाले रंग वर्णक चौक, टेराकोटा, लाल गेरू और पीले गेरू जैसे प्राकृतिक पदार्थों को पशु वसा के साथ मिलाकर बनाए गए थे। अजंता, थिरुवल्लुवर बाघ गुफाओं, सीतनवासल गुफाओं, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, अरमामालाई गुफा और रावण छाया रॉक शेल्टर जैसी जगहों पर भित्ति चित्र पाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूल आवश्यकताएं यहाँ पे कौन कौन सा शामिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पर्णहरित, फिर सूर्य का प्रकाश, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 कारक आवश्यक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक पौधे में मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है और पानी जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए क्या है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा डैश उत्तक के प्रकार है। तो ये दोनों जो है वो सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हो जाएगा। देखिए अस्थायी उत्तक विभाजोत्तक उत्तक से प्राप्त होते हैं। जब वे विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं उन्हें सरल और जटिल उत्तकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा 3 प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक होते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक जो है प्रकाश संश्लेषण, स्राव, खाद्य भंडारण और पौधों के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि कोलेनकाइमा उत्तक युवा पौधों की पेटिओल, पत्ती की सीरा और तने के समर्थन, संरचना, यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है जिससे बिना टूट फूट के आसानी से झुकना संभव हो जाता है। इस कैलेडोनिकाइमा पौधे में 3 प्रकार की भूमि या फिर मौलिक उत्तक में से एक है। अन्य 2 प्रकार पैरेन्काइमा जीवित पतली दीवार वाले उत्तक और कोलेनकाइमा अनियमित दीवारों के साथ जीवित समर्थक उत्तक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय चिंता यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण का बढ़ता असर ये तो हो जाएगा, भूमंडलीय उष्मीकरण ये भी हो जाएगा, प्लास्टिक की खपत और उपयोग में वृद्धि ये भी हो जाएगा, वजन परत का बढ़ना ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर्यावरणीय चिंताएं जैव भौतिक वातावरण में मानवीय गतिविधियों के परिणाम है। सबसे अधिक बार नकारात्मक परिणाम जो पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की ओर ले जाते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ प्रकृति के सजीव और निर्जीव दोनों तत्वों से है। पर्यावरण क्षरण संसाधनों में कमी के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गिरावट होती है जिसमें खराब मिट्टी, पानी और वायु गुणवत्ता, पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान, आवास हानि, वन्य जीवों का विलोपन और प्रदूषण शामिल होता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रमुख वर्तमान पर्यावरण संबंधी चिंताएं क्या क्या है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण का बढ़ता स्तर, भूमंडलीय उष्मीकरण, प्लास्टिक की खपत और उपयोग में वृद्धि, पानी की कमी। उसके बाद देखिए वनोन्मूलन ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तब इसे डैश श्वसन कहा जाता है। तो इसे अवायु श्वसन कहा जाएगा। देखिए अवायु व्यायाम एक प्रकार का व्यायाम होता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अवायवीय का अर्थ होता है ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि अवायवीय व्यायाम की गहनता या फिर तीव्रता अधिक होती है लेकिन वायवीय व्यायाम की तुलना में इसकी अवधि कम होती है। अवायवीय व्यायाम में ऊर्जा का त्वरित विस्फोट होता है और थोड़े समय में अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि उदाहरणों में देखिए कौन कौन सा इसमें होगा, कूदना होगा, दौड़ना होगा, भारी वजन उठाना हो जाएगा,
अवायवीय ऊर्जा प्रणाली जिसे कि लैक्टिक अम्ल तंत्र भी कहा जाता है एटीपी के रूप में शीघ्र ऊर्जा बनाने का शरीर का एक तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए क्या कि एबिसिनिया निम्न में से किस देश का पुराना नाम हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इथोपिया देश का पुराना नाम हो जाएगा। देखिए इथोपियाई साम्राज्य जिसे एबिसिनिया के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा राज्य था जो इथोपिया के वर्तमान राज्य में एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ था। यह लगभग 1270 में सोलोमोनिक राजवंश की स्थापना के साथ शुरू हुआ और 1974 तक चला, जब सत्तारूढ़ सोलोमोनिक राजवंश को डर्ग द्वारा तख्तापलट में उखाड़ फेंका गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिएगा कि सेंधा लवण का खनिज नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेलाइट। देखिए आमतौर पर सेंधा लवण के रूप में जाना जाने वाला हेलाइट एक प्रकार का नमक है जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का खनिज रूप होता है। हेलाइट आइसोमेट्रिक क्रिस्टल बनता है। हेलाइट मुख्य रूप से तलछटी खनिज है जो आमतौर पर शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र का जल वाष्पित हो जाता है। लवण का व्यापक रूप से खाना पकाने में स्वाद बढ़ाने के रूप में और सूकर, मांस और मछली सहित कई खाद्य पदार्थों के इलाज में उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए महालनोबिस योजना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चला था, जिसे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने प्रस्तावित दिया था। PC महालनोबिस ने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और इसी कारण से उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे। उसके बाद जान लीजिए कि इस योजना ने निवेश वस्तुओं को प्राथमिकता दिया क्योंकि वे भारत के आगे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। योजना अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के बीच निवेश के आवंटन की पड़ताल करती है। मॉडल में 2 क्षेत्रों पर विचार किया गया है, उत्पादन माल उत्पादक क्षेत्र और उपभोग माल उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिएगा कि एक प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे समय तक खोज के बाद नहीं पाई जा सकती है उसे डैश प्रजाति कहा जाता है, तो उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाएगा। देखिए एक प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे खोज के बाद भी नहीं मिल पाती है उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। एक प्रजाति विलुप्त होने पर अपने सभी आनुवंशिक वंशानुक्रम खो देती है। पर्यावरण या फिर आनुवंशिक वंशानुक्रम में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए प्रजातियां नई प्रजातियां में विकसित होती है। उसके बाद जान लीजिए कि अनुमानों के अनुसार वर्तमान में 10 से 14 मिलियन प्रजातियां हैं जिनमें से 1.2 मिलियन से अधिक पर शोध किया जा चुका है और 86% से अधिक की खोज की जानी बाकी है। विलुप्त होने के कारण देख लीजिए कि जलवायु परिवर्तन, वास की हानि, रोग। उसके बाद आनुवंशिक विविधता का अभाव। विलुप्त प्रजाति के कुछ उदाहरण देख लीजिए कि यात्री कबूतर, उसके बाद डोडो, तस्मानिया बाघ, बैजी, व्हाइट डॉल्फिन, पैरेनियन आइबैक्स, ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन से नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। देखिए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। पर्वत के चारों ओर एक संरक्षित वन क्षेत्र है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ऊटी कोटागिरी रोड पर ऊटी से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद के बुदुगु भाषा के अनुसार डोडा बेटा नाम का शाब्दिक अर्थ है बड़ा पर्वत। अन्नामुडी, मन्नामलाई और मिसा पुलीमाला के साथ यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद जान लीजिए कि 2 सार्वजनिक दूरबीन डोडा बेटा की चोटी पर एक वेधशाला में स्थित है। तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम ने 18 जून 1983 को इसका शुभारंभ किया था। इसे चलाने के लिए जिम्मेदार भी था वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन 2019 के दौरान विश्व का दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। देखिए सऊदी अरब ने वार्षिक तेल निर्यात में विश्व का नेतृत्व किया है, लेकिन यह 2019 में बदल गया जब संयुक्त अरब अमीरात ने इसे विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक के रूप में पछाड़ दिया था। अमेरिका ने वैश्विक तेल निर्यात में अपना हिस्सा भी बढ़ाया है। 2020 में निर्यात का जो है 8.17%, 2019 में 5.71% से ऊपर था। रूस दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद है कि 2019 में यह वैश्विक निर्यात का 11.6% था जो कुल $74.4 बिलियन था। उत्पादन प्रतिदिन 10.5 मिलियन बैरल के वार्षिक औसत पर पहुंच गया था। रोसननेफ्ट, सर्गुटेन, फोगास और गजप्रोम जैसे प्रमुख नामों के द्वारा निर्मित है। यह वैश्विक तेल उत्पादन का 11% हिस्सादारी है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंकलेश्वर हो जाएगा। देखिए अंकलेश्वर भारत के गुजरात के भरूच जिले में स्थित सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है। बड़ोदरा से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण और खंभात से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अंकलेश्वर क्षेत्र पहला महत्वपूर्ण तेल खोजा था और 1958 में बनाया गया था। अंकलेश्वर में एंटीक्लाइल
4 किलोमीटर चौड़ी और 20 किलोमीटर लंबी है। तेल सतह के नीचे 1000 से 1200 मीटर के बीच पाया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह इतना उत्पादक तेल क्षेत्र है कि भारत के पूर्व प्रधान नेता जवाहरलाल नेहरू ने इसे समृद्धि का फव्वारा कहा। इस क्षेत्र में सालाना जो है वो 25 लाख मिलियन टन तेल का उत्पादन करने की क्षमता है। ट्रोम्बे और कोयली की रिफाइनरियों को इस क्षेत्र से तेल प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है कि साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश वृक्ष है। तो ये किसका वृक्ष हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्णपाती वृक्ष हो जाएगा। ये देखिए, वे वृक्ष जो वर्ष के एक भाग के लिए अपने पत्ते खो देते हैं पर्णपाती वृक्ष कहलाते हैं। अनुपयोगी पत्तियों जैसे कि अनुपयोगी अंशों को खोने की प्रक्रिया होती है। दुनिया भर में वे समशीतोष्ण और उष्णकटिबंध दोनों क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। पर्णपाती वृक्षों में चौड़ी चपटी पत्तियां होती है जो बहुत हल्की होती है और इन्हें बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद जान लीजिए कि सर्दी कभी कभी पत्ती के नुकसान के साथ मेल खा सकता है, विशेष रूप से समशीतोष्ण या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां प्रकाश संश्लेषण के लिए कम धूप उपलब्ध होती है। उष्णकटिबंध उपोष्णकटिबंध और शुष्क जलवायु सहित वर्षा में भिन्नता के आधार पर शुष्क मौसम या अन्य मौसमों के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पर्णपाती वृक्ष अपने पत्ते खो देते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि कठिन समय से बचने की रणनीति के रूप में यह वृक्षों को सुप्त अवस्था में जाने में सक्षम बनाता है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती वृक्ष देख लीजिए, साल, सागौन, ओक, चंदन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? ये हो जाएगा नागपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, देखिए नागपुर हवाई अड्डा जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है, भारत में महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में सेवा करता है। इसका नाम 2005 में BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम पर रखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था। वे भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थी। उसके बाद जान लीजिए कि वह एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, प्रख्यात न्यायविद, बौद्ध कार्यकर्ता, दार्शनिक, मनोविज्ञानी, इतिहासकार, वक्ता, लेखक, अर्थशास्त्री, विद्वान और संपादक भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है कि लीक हुए गुप्त निवेश दस्तावेज जिन्हें पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मोज़ेक फोन्सेका एंड कंपनी से संबंधित हो जाएगा। देखिए पनामा स्थित कानूनी फर्म मोज़ेक फोन्सेका एंड कंपनी से संबंधित है। 11.5 मिलियन रहस्य एनक्रिप्टेड दस्तावेज पनामा पेपर्स के रूप में जाने जाते हैं। दस्तावेज पनामा पेपर्स के रूप में जाना जाता है। 3 अप्रैल 2016 को जर्मन समाचार पत्र सुदेतुस जीतुंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में 200 अलग अलग देशों के व्यक्तियों और संगठनों के सहित यहाँ पे 2,14,000 से अधिक टैक्स हेवन के नेटवर्क का पता चला है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि वित्तीय विवरण जिन्हें पहले सार्वजनिक आंकड़ों, कॉर्पोरेट अधिकारियों, प्रसिद्ध लोगों, राजनेताओं और अन्य के बारे में निजी रखा गया था, लीक किए गए डेटा में शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है कि ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप हो जाएगा? तो ये वायरस अटैक का एक रूप है। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस का एक प्रकार का मेलवेयर है जो कि एक लीजिटमेट वेद प्रोग्राम के रूप में डिस्गाइज कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। डिलीवरी पद्धति में आमतौर पर एक अटैकर को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के भीतर मलिशस कोड को छिपाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए दिखता है और अपने सॉफ्टवेयर के साथ यूजर की सिस्टम एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मलिशस सॉफ्टवेयर या फिर मेलवेयर है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जान लीजिए कि कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य जो है वो सिस्टम को बाधित करना, प्रमुख परिचालन मुद्दों का कारण बनाना और डेटा क्षति को लीकेज का परिणाम हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो हो जाएगा चांद बीबी ने। देखिए सुल्ताना चांद बीबी एक भारतीय शासक और योद्धा थी। उन्होंने 1580 से 1590 में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के अल्पमत के दौरान बीजापुर सल्तनत के राजा प्रतिनिधि के रूप में और 1595 से 1600 में अपने महान भतीजे बहादुर शाह के अल्पमत के दौरान अहमदनगर सल्तनत के राज प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 1550 में अहमदनगर सल्तनत में हुआ था और उनकी मृत्यु 1599 में अहमदनगर में हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि चांद बीबी सम्राट अकबर के समकालीन थे। उन्हें 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेनाओं के विरुद्ध अहमदनगर की वीर रक्षा के रूप में जाना जाता था। अपनी वीर रक्षा के कारण चांद बीबी को चांद सुल्ताना के रूप में जाना जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या होता है? तो हाफ बाइट होता है। देखिए निबल को हाफ बाइट या फिर ट्रेड के रूप में भी जाना जाता है और इसमें 16 संभावित मान होते हैं जो एक हेक्स अंक के द्वारा दर्शाया जाता है। यह गणना और डिबगिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए IBM मेनफ्रेम के भीतर पैक किए गए दशमलव प्रारूप में एक अंक को स्टोर करने के लिए मेमोरी उपयोग को बताने के लिए उपयोग किया जाता है।
नेटवर्किंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में निबल को अक्सर सेमी ऑक्टेट क्वाड्बिट या फिर क्वार्टेट कहा जाता है। एक निबल में 16 संभावित मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो कहाँ पर? तो ये बम्बई यानी कि मुंबई में फहराया था। देखिए, अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह मैदान आजकल आजाद मैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एक गांव में आयोजित किया गया था। तो गांव कौन सा था? वो फैजपुर गांव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां सत्र 26 से 28 दिसंबर 1936 के बीच फैजपुर में आयोजित किया गया था। यह किसी गांव में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। सत्र में बड़ी संख्या में किसानों, लगभग 40,000 इसमें ने भाग लिया था। इस अधिवेशन के आयोजन में धन जीना चौधरी और साने गुरुजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद जान लीजिए कि फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था, जो किसानों के कल्याण की मांग उठाती रही है। फैजपुर अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कांग्रेस में अपने प्रभाव के चरम पर थे। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि भारत का सबसे ऊंचा विजय मीनार यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फतेह ब्रिज हो जाएगा। देखिए, फतेह बुर्ज भारत की सबसे ऊंची मीनार पंजाबी प्रांत के एस.ए. नगर जिले मोहाली जिले में पुराने गांव छपर चीरी के पास स्थित है। 2011 में इसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने निर्मित किया और इसका उद्घाटन किया था। छपर चीरी गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 205 ये भारत के किनारे स्थित है, जिसे बांदा सिंह बहादुर रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो खरर और बंदूर को जोड़ता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मीनार जो है 328 फीट यानी कि 100 मीटर पर स्थित है। सिख मिशनों को समर्पित है, जो 1711 में स्थापित किए गए थे और अधिकांश पंजाब में फैले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या है कि तात्या टोपे उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय विद्रोह में भाग लिया था। तो ये 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। देखिए, तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनका जन्म 1813 में पुणे भारत में हुआ था और मृत्यु 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में हुई थी। वह 1857 से 58 के भारतीय विद्रोह के नेता थे। यद्यपि उसके पास कोई औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं था, वह शायद विद्रोहियों के जनरलों में सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। कब? तो 1510 ईस्वी को। देखिए, पुर्तगालियों ने साल 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा पर पुर्तगालियों के शासन से जुड़ी कुछ और बातें जान लीजिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर करीब 450 सालों तक राज किया था। पुर्तगालियों ने गोवा की संस्कृति, भोजन और वास्तुकला को काफी प्रभावित किया था। साल 1961 में भारत ने 36 घंटे की लड़ाई के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जान लीजिए कि गोवा पर पुर्तगालियों के शासन के खत्म होने के बाद से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन आने वाला भारत का पहला हिस्सा था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बनाने का इरादा किया था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि एक डैश यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने, सॉफ्टवेयर संसाधनों के प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए मानक सेवाओं की पेशकश के लिए जिम्मेदार है। हार्डवेयर ड्राइवरों के दोनों के बीच इंटरफेस के रूप में उपयोग करके यह आपके द्वारा निष्पादित एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच बैठता है। उसके बाद जान लीजिए कि उदाहरण के लिए जब कोई एप्लीकेशन कुछ प्रिंट करना चाहता है तो वह उस ऑपरेशन को संभालने के लिए ओएस को टाल देता है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचने का कारण क्या बनाता है? तो जगह बसंत ज्वार भाटा हो जाएगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण के रूप में खींचने को बसंत ज्वार भाटा के कारण बनाता है। जब चंद्र और सौर ज्वार भाटा संरेखित होते हैं तो वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं और वे एक बड़ा समग्र ज्वार भाटा बनाते हैं। इस उदाहरण में उच्च ज्वार भाटा सामान्य से अधिक होते हैं और निम्न ज्वार भाटा सामान्य से कम होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि मौसम की परवाह किए बिना वसंत ज्वार भाटा प्रत्येक चंद्रमाह में 2 बार आता है। वसंत ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा पर होता है। चंद्रमा के चौथाई चरणों के दौरान उभार एक दूसरे को रद्द कर देते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 क्या है कि अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो हो जाएगा 448 अनुच्छेद। देखिए, अक्टूबर 2020 तक भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। हालांकि समय के साथ संशोधन के चलते अब इसमें से 448 अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान से जुड़े कुछ और जानकारी जान लीजिए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद जान लीजिए कि संविधान में मौलिक अधिकार, विधानमंडल, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय और अनुसूचियां ये जैसी कुछ चीजें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या है कि एकात्मक राज्यों में देश सरकार सभी सरकारी कार्य करता है। तो देखिए, ये किसमें हो जाएगा? तो केंद्र सरकार हो जाएगा।
देखिए, एकात्मक सरकार को अक्सर केंद्रीकृत सरकार के रूप में वर्णित किया जाता है। सरकार के पास सभी शक्तियां एक ही केंद्र एजेंसियां की होती है। केंद्र सरकार अपनी सुविधा के लिए सरकार के स्थानीय इकाइयों का निर्माण करती है। एकात्मक सरकार वह है जिसमें प्रशासन की सभी शक्तियां एक ही केंद्र में निहित होती है। केंद्र सर्वशक्तिमान होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि CSIR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए, वह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OF होगा, OF। तो यहाँ पे क्या होगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए, CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। हिंदी में इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान और विकास संस्था होता है। इसकी स्थापना साल 1942 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। उसके जान लीजिए CSIR के बारे में कुछ और बातें। CSIR के अधीन 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। ये प्रयोगशालाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में है। उसके बाद जान लीजिए कि CSIR के संस्थापक निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थी। CSIR ने कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि 1973 में केशवानंद भारती मामले ने इस प्रश्न को जन्म दिया कि प्रस्तावना डैश कर सकता है। तो देखिए, संशोधित किया जा सकता है इसमें। देखिए, केशवानंद भारती मामला, जिसने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, भारत के उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। 24 अप्रैल 1973 को 7/6 के संकीर्ण बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। यह मानना था कि भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद के द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक दायित्व को पूरा करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि नागरिकों को गारंटी दी गई थी। जान लीजिए कि यह प्रदान करता है कि इस तरह के संशोधन ने संविधान की मौलिक संरचना को नहीं बदला है। हालांकि अल्पसंख्यक का एक अलग दृष्टिकोण था और संसद को अप्रतिबंधित परिवर्तनकारी अधिकार सौंपने के प्रति आगाह किया। न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि 24वां संविधान संशोधन पूरी तरह से वैध था, लेकिन इसने 25वें संविधान संशोधन का दूसरा खंड अत्यधिक माना है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा किसका? तो आनंद मठ का हो जाएगा। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। यह उनके उपन्यास आनंद मठ के 1882 का एक हिस्सा था। यह एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें एक सन्यासी सेना को ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए दिखाया गया है। कविता को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1896 के अधिवेशन में गाया था। उसके बाद जान लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है। इस अवसर पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इस गीत को भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह विक्रम साराभाई के द्वारा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होता है। इसके सीधे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देखरेख की जाती है, जबकि इसरो के अध्यक्ष डॉस के कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को शीघ्रता से पहचान लिया है। उसके बाद जान लीजिए कि विक्रम अम्बाला साराभाई एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद किया। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? तो परम 8000 कहा जाता था। देखिए, परम पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC के द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वोच्च है, जबकि पैरालेल मशीन के लिए एक संक्षिप्त शब्द भी बनाना है। जून 2021 तक श्रृंखला में सबसे तेज मशीन परम सिद्धि आई, जो 5.267 टेराफ्लॉप्स के रिपीक के साथ दुनिया में 89वें स्थान पर है। परम 8000 इस श्रृंखला की पहली मशीन थी और इसे स्क्रैच से बनाया गया था। शो में चलने वाली मशीनों की 1990 कंप्यूटिंग शो में एक प्रोटोटाइप को बेंचमार्क किया गया था। यह अमेरिका से केवल एक के बाद दूसरे स्थान पर था। उसके जान लीजिए कि ज्यूरिख सुपर, इसे 3 महीने में 160 मिलियन की लागत से बनाया गया था। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था ये। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या है कि अक्टूबर 2020 तक इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो देखिए, रूस है, फ्रांस है, यूके है, ये मलेशिया यहाँ पे नहीं हो जाएगा। देखिए, विकल्पों में से केवल मलेशिया ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यहाँ पे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। इन 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए अस्थायी सदस्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कौन कौन है 5 अस्थायी सदस्य? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।